हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पावर लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है एसी सर्किट के अंदर। साथ में हम लोगों ने देखा था कि वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या होता है, चोक कॉइल क्या होती है, और हम लोगों ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर ट्रायंगल के साथ कैसे डील करते हैं, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। आज की क्लास का हमारा डिस्कशन होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पढ़ेंगे हम। यहाँ पर इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस का टर्म यहाँ पर नहीं रखा गया, क्लास काफी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम थियरी कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर की नीड क्यों होती है। तो ट्रांसफार्मर की नीड की अगर बात करें तो जब भी कभी जनरेट की जाती है पावर, एसी के अंदर जो पावर जनरेट की जाती है, एसी को जनरेट करना आसान होता है, जनरेटर से हम जनरेट कर सकते हैं, इसे जनरेट करना आसान होता है, लेकिन उसको ट्रांसमिट करना उतना ही मुश्किल होता है। ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसफर करती है उस एनर्जी को हम तक, तो वो कैसे ट्रांसफर करती है उसके बारे में बताते हैं। यहां पर हमारे पास मान लेते हैं जनरेटिंग स्टेशन। ये क्या है? जनरेटिंग स्टेशन। ये है जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन। यहां पर जनरेट की जा रही है बिजली, ठीक है। जनरेशन ये बेसिकली 11 kV और 33 kV इसी पर होता है। जनरेशन का जो मेन वोल्टेज होता है वो 11,000 वोल्ट या फिर 33,000 वोल्ट होता है। इतना वोल्ट होता है, लेकिन इसको क्या करते हैं हम, स्टेप अप करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती है, किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करती है, किसी वायर में करंट फ्लो कर रही होती है, तो उसमें I2R का लॉस होता है, ये हम जानते हैं। I2R का लॉस कम हो, उसके लिए क्या जरूरी है, करंट कम फ्लो करे। ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट की वैल्यू को कम करता है तो वोल्टेज राइज करवा देता है। वो कैसे करता है वो आज हम देखेंगे, उसका फंक्शन कैसे है। लेकिन अभी के लिए स्टेटमेंट ये है कि अगर ये करंट की वैल्यू को कम करेगा तो वोल्टेज को बढ़ा देगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं आगे की तरफ, यहां से आगे की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, इसे यहां आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक डिवाइस लगी होती है जो इसे स्टेप अप करती है, इसके वोल्टेज को बढ़ा देती है। ये डिवाइस हो गई, एक दूसरी डिवाइस यहां हो गई। मान लेते हैं इस डिवाइस ने 11 kV या 33 kV था, मान लेते हैं, चलो ठीक है। 11 kV को इसने 33 kV में बदल दिया। मान लेते हैं यहां पर जो जनरेशन हुआ है वो 11 kV का हुआ है। 11 kV को क्या किया, 33 kV में बदल दिया, ठीक है। या फिर ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, 11 kV को कन्वर्ट किया गया किसमें, 33 kV में कन्वर्ट कर दिया गया। तो देखो यहां पर वोल्टेज बढ़ा दिया गया ना, और जैसे वोल्टेज बढ़ता है तो हम लोगों को ये पता है, यहां पर अभी स्टेटमेंट हमने दिया कि वोल्टेज बढ़ेगा तो यहां पर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो उस केस में जो पावर लॉस होगा, एनर्जी जो लॉस होगा वो कम हो जाएगा, और एनर्जी लॉस की वैल्यू कम हो जाएगी तो इससे ट्रांसमिशन लाइन काफी अच्छे से वर्क करेगी, ये तो होगा, ठीक है। इसने क्या किया, 11 kV को 33 kV में बदल दिया। यहां पर ये अगला है, ये 33 kV में जो था इसको 132 kV में बदल दिया, 132 kV में बदल दिया। वोल्टेज देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, जैसे वोल्टेज ये बढ़ जाएगा, इतना हाई वोल्टेज हो जाएगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां पर जो I2R का लॉस होने वाला है, I2R का जो लॉस होने वाला है पर सेकेंड, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। करंट की वैल्यू कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहां पर वोल्टेज को हम लोगों ने बढ़ा दिया है, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ा दिया है, ये ठीक है। यहां से पावर आगे की तरफ चल रही है। फिर क्या होगा, यहां से आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसके आगे, तो इसके आगे जब हम यहां पर बढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर से इतना 132 kV है। अब आगे हमें सप्लाई देनी है अलग अलग, तो अगर हमें आगे सप्लाई देनी हो तो यहां पर देखो, यहां पर ये वाला जो जोन है, ये जो जोन दिया गया है,
इसको अभी नाम देंगे हम, ये ऐसा है। इसके आगे हमें सप्लाई देनी है अलग अलग जगहों पर, तो अलग अलग जगह पर सप्लाई अगर हमें देनी होगी तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इतना हाई वोल्टेज तो किसी को दे नहीं सकते हम, इंडस्ट्री भी इतना हाई वोल्टेज नहीं लेते जनरली, तो क्या करना, वोल्टेज को अभी हमें कम करना है। तो यहां पर वोल्टेज को कम किया जाएगा, ये वोल्टेज को कम किया जाएगा यहां पर, और वापस से फिर से यहां पर और भी वोल्टेज को कम किया जाएगा। तो अगेन यहां पर क्या होने वाला है, देखो यहां पर जो भी 132 केवी जो था उसको कन्वर्ट किया गया, मान लेते हैं 33 केवी में, अगेन 33 केवी को कन्वर्ट किया गया किसमें, 11 केवी में, 11 केवी में। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, यहां पर ऐसा। तो अब हमारे पास जनरेशन हुआ था 11 केवी का, फाइनली हमने इसे ट्रांसमिट करवा दिया ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, और वहां पर दोबारा से हमें 11 केवी मिला। अब ये 11 केवी है यहां पर, अब हमें सप्लाई देनी है अलग अलग, तो यहां पर हम सप्लाई अब दे सकते हैं, यहां पर सप्लाई देना है तो सप्लाई दे सकते हैं अलग अलग केस में। यहां से क्या निकल के आता है, 3 अलग अलग निकल के आते हैं वायर्स। यहां पर एक रहता है RYB, इधर R रहता है, Y रहता है, B रहता है, न्यूट्रल रहता है, ये है R, ये है Y, B और ये है न्यूट्रल। तो मान लेते हैं हमें एक न्यूट्रल चाहिए, तो हम यहां एक फेज चाहिए और दूसरा न्यूट्रल चाहिए, तो एक फेज ले लिया, एक न्यूट्रल ले लिया, और यहां पर हमने सप्लाई दे दी। ठीक है, अगेन इसके बाद में यहां पर क्या करेंगे, अगर हमें और इसको स्टेप डाउन करवाना है तो उस केस में क्या करते हैं, और डाउन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसको सप्लाई यहां चाहिए यहां मिल सकती है, अगर यहां सप्लाई किसी को नहीं लेना है, उसे वोल्टेज और कम करवाना है, तो यहां वोल्टेज को और कम करवा देते हैं। मान लेते हैं यहां पर एक और डिवाइस लगा दी गई, इसने क्या किया, इसने 11 केवी को 440 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी सप्लाई तो ले सकते हैं ना, तो इसकी सप्लाई हमें चाहिए, तो इसकी सप्लाई हम ले सकते हैं, यहां से सप्लाई ले सकते हैं, ये सप्लाई हो जाएगी, ये सप्लाई मिल जाएगी हमें, एक फेज एक न्यूट्रल आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये फेज है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, फेज को हम लाइव भी कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा, पहले वोल्टेज हमने बनाया, वोल्टेज को ज्यादा किया, फिर वोल्टेज को कम किया, उसके बाद में सप्लाई दे दी गई। यहां पर जो डिवाइस यूज हो रहे हैं ना वोल्टेज को अप और डाउन करने के लिए, इन्हीं को कहा जाता है ट्रांसफार्मर। यहां पर जो ट्रांसफार्मर है, ये पावर, ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है ना, ये पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम है, ये पूरा पावर सिस्टम बना हुआ है। इस पावर सिस्टम के अंदर अगर बात करें, इस पावर सिस्टम के अंदर, तो ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन होता है, ये जनरेशन होता है, और इधर जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा। ये राइट साइड में जो बना है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो पूरा बना हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं लाइट को, ये है डिस्ट्रीब्यूशन, इसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये ट्रांसमिशन हो गया, और ये हो गया जनरेशन। इसमें 3 मेन पॉइंट्स होते हैं पावर सिस्टम के अंदर। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, वोल्टेज क्रिएट किया, वोल्टेज को बढ़ाया। तो यहां पर जो वोल्टेज बढ़ाने के काम में लिए जाते हैं इनको पावर ट्रांसफार्मर कहा जाता है, पावर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दोनों के दोनों ये पावर ट्रांसफार्मर हैं, ये भी और ये भी, क्योंकि यहां ट्रांसमिशन लाइन में यूज किए जा रहे हैं। यहां पर जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम कर रहे हैं, तीनों के तीनों, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखो वोल्टेज को कम कर रहे हैं, यहां पर जो पावर ट्रांसफार्मर वो वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं,
स्टेप अप का मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं। और यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में जो यूज किए जाते हैं ट्रांसफार्मर, इनको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। इस पूरे पावर सिस्टम के अंदर यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन से लगा करके डिस्ट्रीब्यूशन तक, यहां पर वोल्टेज को स्टेप अप, वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस का हम यूज कर रहे हैं, इसी को ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसकी नीड क्या है ट्रांसमिशन लाइन में, वो तो समझ में आया होगा। और ये कैसे इंसुलेशन की तरह से काम करता है, मतलब एक सर्किट की तरफ फॉल्ट होता है तो दूसरी तरफ फॉल्ट जाने से रोक देता है, तो इंसुलेशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। साथ में इस वोल्टेज को राइज या वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। पावर फैक्टर मैचिंग के लिए या फिर इंपेडेंस मैचिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, वो आगे देखेंगे, लेकिन इसकी नीड क्या होती है यहां से समझ में आया होगा। तो ट्रांसफार्मर हम पढ़ते क्यों हैं वो यहां पर बता दिया। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहां देखो ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। जैसे जनरेटर और मोटर हम लोगों ने पढ़ा था, तो जनरेटर और मोटर में कॉइल रोटेट करती थी ब्रशेस के ऊपर, और वहां पर स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग्स होती थी, वो सब भी रोटेट करती थी कॉइल के साथ में। यहां पर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, तो रोटेटिंग पार्ट नहीं होता तो फ्रिक्शन से जो लॉस होने वाले हैं वो तो कम हो गए, मतलब जनरेटर और मोटर से इसकी इफिशियंसी वैसे भी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ऑर्डर लिखने को आ जाए कि इफिशियंसी इन सब में किसकी ज्यादा होती, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, तो याद रखना ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, और मूविंग पार्ट ना होने की वजह से ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी क्या होती है। डेफिनेशन होती है ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस होती है इन एसी के अंदर विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करती है ऑफ टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है, विच इज वर्किंग अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यहां पर जो पॉइंट्स बोल रहे हैं इन पॉइंट्स को एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। ईएमआई में हम लोगों ने जो प्रिंसिपल पढ़े थे उनको रिकॉल करते हैं। यहां पर ये बोल रहे हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर ट्रांसफर की जाती है, पावर जो ट्रांसफर की जाती है उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, और म्यूचुअल इंडक्शन होता है, वो क्या होता है, तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। अगर दो कॉइल को पास पास रख दिया जाए और एक कॉइल में करंट फ्लो कराई जाती है, दो कॉइल को पास पास रख दिया जाए, एक कॉइल में करंट फ्लो करवाई जाए ऐसा, और यहां पर भी सेम ऐसी कॉइल एक, ये सेम दूसरी कॉइल है, ये ऐसी दूसरी कॉइल है। अगर एक कॉइल में करंट फ्लो करती है आई, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स बनता है वो दूसरी कॉइल से भी पास करता है, तो यहां पर करंट इस डायरेक्शन में बनेगी, करंट इस डायरेक्शन में बनेगी, तो इस डायरेक्शन में करंट बनेगी तो इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, तो इधर से एंटर कर रही होंगी, इधर से एंटर करेंगी, ये फ्लक्स इसके साथ भी लिंक होगा कुछ इस तरह से, ये इस तरह से लिंक होगा, इस तरह से फ्लक्स लिंक हो रहा होगा। तो एक कॉइल में करंट फ्लो करवाई जाती है तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स बदलता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, सर्किट क्लोज होने की वजह से करंट फ्लो करती है। ये प्रोसेस था म्यूचुअल इंडक्शन, इस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया था म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, दूसरा है ये पावर ट्रांसफर तो करती है एक सर्किट से दूसरे सर्किट के अंदर, लेकिन यहां पर चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं होता। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा था जब फर्स्ट क्लास पढ़ी थी एसी की, क्या होते हैं, नंबर ऑफ एसी साइकिल्स पर सेकेंड, पर सेकेंड, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज क्या होते हैं वो देख लो, इनके बारे में भी रिकॉल कर लेते हैं, सारी चीजों को डिटेल हो जाए। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज क्या थे, पहला लॉ क्या था, पहला लॉ था अगर ये कोई कॉइल है, सपोज हमारे पास ये कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल है, इस तरह की कोई कॉइल है, इसमें एक यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है ये ऐसा, और यहां पर एक मैग्नेट है,
यहां पर कोई मैग्नेट दिया गया है सपोज, तो यहां पर N है, अगर यहां पर S है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न तो पता है ना, N से निकलती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस S में एंटर करती हैं, ऐसा कुछ होता है। ये पढ़ा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जब डिस्कस कर रहे थे, ऐसा होता है। ठीक, ये ऐसा है, ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो क्या था, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सेट ऑफ कंडक्टर एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज ऑलवेज इंड्यूस्ड। एक ईएमएफ बनता है हमेशा, ऑलवेज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो देखो यहां पर ये क्या है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां पर इस कॉइल से लिंक होता है फ्लक्स, इस तरह से लिंक होता है फ्लक्स इसके अंदर जाकर के, तो जब ये इसके अंदर जाता है और फ्लक्स लिंक होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, और जब किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमआई प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और अगर सर्किट क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगी, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। तो पहला लॉ यह था कि जब कभी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और सेट ऑफ कंडक्टर के बीच में कभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो उस केस में या रिलेटिव मोशन होता है तो उस केस में क्या होता है, यहां पर फ्लक्स बनता है। दूसरा लॉ क्या था, तो दूसरा लॉ देख लो, सेकंड था कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी के। ये दूसरा लॉ था, ये दो बेसिक लॉ थे, इन्हीं के ऊपर काम करता है हमारा ये ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में बात की, डिटेल बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ईएमआई के अगर लेक्चर्स देखे होंगे तो वहां से चीजें पता चल रही होंगी कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है और इससे रिलेटेड और कौन से पॉइंट्स होते हैं। दूसरा पॉइंट था कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं होता। फ्रीक्वेंसी क्या होती, नंबर ऑफ एसी साइकिल पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। अगर इनपुट में 50 हर्ट्ज पर सप्लाई की जा रही है एसी तो आउटपुट में 50 हर्ट्ज हमें मिलने वाला है, वोल्टेज कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा ट्रांसफार्मर कैसा है। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, उसके दोनों लॉज क्या होते हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला है व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, या फिर ए फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। जब किसी भी कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ बनता है, वो पहला है। ईएमएफ कितना बनता है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर, फ्लक्स कितना लिंक होता है कंडक्टर कॉइल के साथ, इस पर डिपेंड करता है वो, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बारे में बात हो गई, डेफिनेशन यहां पर देख लिया। अब डेफिनेशन के बाद यहां पर बात करते हैं आगे कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली दिखता कैसा है। तो ट्रांसफार्मर की अभी कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर का एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का हम एक बेसिक आइडिया इधर ले रहे हैं, ये एक बेसिक आइडिया है ट्रांसफार्मर का, ये ट्रांसफार्मर का बेसिक आइडिया होता है। ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से लिखा जाता, बनाया जाता है। यहां पर ट्रांसफार्मर में ये जो बनाया गया है ना, इसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर, ये ट्रांसफार्मर कोर होती है। इस ट्रांसफार्मर कोर में एक तरफ वाइंडिंग की जाती है लो वोल्टेज, एक तरफ की जाती है हाई वोल्टेज। अभी के लिए मान लेते हैं इसमें एसी सप्लाई कनेक्ट कर दी गई है, इस तरह से ये एसी सप्लाई कनेक्ट की जाती है। एसी का सिंबल हम लोग जानते हैं कैसे, इस तरह से सप्लाई चलती है कुछ, और यहां पर हमारे पास लोड लगा होता है, ये लोड है, ये लोड के आउटपुट टर्मिनल्स हैं, या फिर ये टर्मिनल मान लेते हैं। लोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आ रहा होगा उसको ये बताएंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें यहां पर हम डायरेक्ट एक पीस नहीं लेते हैं कोई आयरन का, यहां पर आयरन कोर जो भी बनाई गई ना ट्रांसफार्मर कोर, ये बेसिकली सॉफ्ट आयरन कोर होती है। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों होती है, एडी करंट लॉस कम होता है, ठीक है। लैमिनेटेड बना देंगे, इससे एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा ये होता है कि इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो हाई होती है, और परमिएबिलिटी की वैल्यू हाई होने का मतलब ये होता है कोर के अंदर जो बनने वाला फील्ड होता है वो इनहैंस हो जाता है। इसके लिए हम यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का बेसिक डिजाइन कुछ ऐसा होता है। यहां पर जो ये देख रहे हैं ना, ये दोनों लिम्ब होते हैं, फर्स्ट लिम्ब सेकेंड लिम्ब, यहां पर ये लिम्ब होते हैं, ये लिम्ब होते हैं, ठीक है।
इन लिंब के ऊपर यहां पर ये कॉपर्स के कंडक्टर्स लपेटे जाते हैं, कॉपर वायर्स होते हैं, ठीक है। और यहां पर ये इनपुट दी जाती है सप्लाई, तो इनपुट जिधर दिया जाता है इस कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल कहते हैं इसे, और जिस पर हमें आउटपुट मिल रहा होता है उस कॉइल को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी जैसा कुछ होता नहीं, जब तक सप्लाई कनेक्ट नहीं की जाती तब तक हम लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं। वो किस बिहाफ पर डिफाइन किए जाते हैं, किस पर बनाया जाता है, तो वो बात करेंगे यहां पर एक टर्म के बारे में बात करते हैं कि यहां पर अगर हम अल्टरनेटिंग सप्लाई देंगे तो अल्टरनेटिंग सप्लाई तो वेरिएबल होती है, वेरिएबल होगी तो यहां पर फ्लक्स लिंक होता है। इस वाले केस में यहां पर इससे फ्लक्स लिंक होगा, वो चेंज होगा तो फ्लक्स लिंक होगा, चेंज होगा तो ये फ्लक्स इस पूरे कोर के अंदर ट्रांसफर होता है और सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होता है कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से पहले में जो फ्लक्स चेंज होता है दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज करवाता है, और दूसरी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एक ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ बनेगा तो आउटपुट के अक्रॉस हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा। यहां पर हम ये बना तो रहे, डिस्कशन हमारा ये है कि डीसी पर काम क्यों नहीं करता, क्यों हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई के लिए यूज नहीं कर पाते। तो इसे डीसी सप्लाई के लिए यूज इसलिए नहीं कर पाते, जैसे हमारे पास यहां पर एसी सप्लाई ना देकर हमने डीसी सप्लाई दी होती, अगर हमने डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराई होती, तो अगर डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराते तो यहां से ऑब्जर्व करो, डीसी सप्लाई में जो यहां पर करंट फ्लो होती वो तो कांस्टेंट होती। अब ये सोच सकते हैं कि जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा कुछ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए करंट की वैल्यू बढ़ेगी अचानक से, तो उस केस में यहां पर फ्लक्स लिंक होगा, यहां लिंक होगा नहीं। अगर हम बात करते हैं टाइम इंस्टेंट के थोड़े टाइम बाद की, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो तो कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, करंट की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो गई तो कांस्टेंट करंट क्या यहां पर वेरिएबल फ्लक्स बनाएगी? नहीं बनाएगी। तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उस केस में क्या यहां पर कोई ईएमएफ बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहां पर अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो क्या यहां का फ्लक्स बदलेगा? वो भी नहीं बदलेगा। तो यहां पर आउटपुट के अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो जीरो वोल्टेज मिलेगा, जीरो वोल्टेज मिलेगा। तो ध्यान रखना इसे डीसी पर काम में क्यों नहीं लिया जाता है, उसके लिए यहां पर ये छोटे से थोड़े पार्ट्स डिस्कस किए गए। कंस्ट्रक्शन अभी पढ़ेंगे, अभी उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना है कि डीसी की सप्लाई के साथ जब कनेक्ट किया जाएगा ट्रांसफार्मर को, तो प्राइमरी कॉइल जिसमें उसे कनेक्ट किया गया है उस कॉइल में कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी। कांस्टेंट करंट फ्लो होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल से जो लिंक होने वाला फ्लक्स होगा वो जीरो बनेगा। फ्लक्स चेंज जीरो होगा और फ्लक्स चेंज की वैल्यू जीरो आएगी तो वहां पर कोई ईएमएफ नहीं बनेगा, आउटपुट में हमें जीरो वोल्टेज मिलेगा या जीरो आउटपुट हमें मिलेगा। इस वजह से हम ट्रांसफार्मर का यूज डीसी में नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंडक्शन क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमारे पास हो गया। ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, यहां पर हम लोगों ने देख लिया पावर सिस्टम क्या होता है, ट्रांसफार्मर की नीड क्या होती। अब यहां पर ट्रांसफार्मर को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। क्या है कैटेगरी? तो एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरे होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? इज यूज्ड टू इंक्रीज वोल्टेज, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कब करते हैं? is used to decrease वोल्टेज। वोल्टेज को अगर हमें कम करवाना है तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, और अगर स्टेप अप करवाना है तो स्टेप अप मतलब स्टेप अप, यहां पर दोनों जगह स्टेप अप लिखा है, ये स्टेप डाउन है, ये यहां पर स्टेप डाउन है, ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है। इसका बेसिक आइडिया कैसे हम लगा सकते हैं? तो अभी यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने वाउंड किए थे, कुछ याद होगा, ये बेसिक डिजाइन होता है ट्रांसफार्मर का, और इधर भी यही बना देते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा बन गया। यहां पर वाइंडिंग की जाती है, तो यहां पर अगर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो सेकेंडरी वाली जो वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग,
ये ऐसा, यहां पर क्या होता है, ये ऐसा है, ये ऐसा बन गया, यहां पर क्या होगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा। यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो नंबर ऑफ टन्स बनाए हैं वो एक में कम एक में ज्यादा, दूसरे में पहले में कम दूसरे में ज्यादा। यहां पर देखो, यहां इस साइड हम लोगों ने क्या किया है, नंबर ऑफ टन्स कम रखे हैं, तो इसे कहते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं इसे, लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गया। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, तो इसमें हम कहते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहा जाता है। सप्लाई नहीं कनेक्ट होगा तो हम इसे हम HW कहेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, या HV कहते हैं हाई वोल्टेज, और इसे कहते हैं लो वोल्टेज। ठीक है, सप्लाई जैसे ही कनेक्ट की जाएगी इसे हम कह देंगे प्राइमरी, फिर तुरंत प्राइमरी, और इसे कह देंगे हम सेकेंडरी, सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी देख लिया। इसमें देखो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में NP है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में NS है। अगर तो यहां से दिख रहा होगा कि जो NS है वो ज्यादा है NP से, और ज्यादा होंगे तो हम लोगों को पता है जो E लिखा जाता है वो लिखते हैं -N d∅dt, जिसका n ज्यादा होगा उसमें EMF जो इंड्यूस होगा वो ज्यादा होगा। तो यहां पर देखो इसमें कम होगा इसमें ज्यादा होगा, इसका मतलब आउटपुट में हमें ज्यादा वोल्टेज मिलने वाला है। तो वोल्टेज में जो होगा यहां पर आउटपुट का वो बढ़ जाएगा, और वोल्टेज अगर आउटपुट का बढ़ जाएगा तो इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो याद रखना, अगर हमारे पास लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग दी है, लो वोल्टेज वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है सप्लाई के साथ, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग के अक्रॉस मिलने वाला जो वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है, और इसे ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन में क्या होता है, यहां पर देखो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा दिख रहे हैं, तो ये क्या है, HV है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, और ये क्या है, LV है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है। ये लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गई। अब इसमें अगर हम सप्लाई कनेक्ट करवा दें, यहां पर अगर हम सप्लाई कनेक्ट करवा देते हैं, इसी सप्लाई कनेक्ट किया गया, जैसे सप्लाई कनेक्ट करेंगे इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी, और इसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में देखो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स NP है और यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स NS लिखते हैं, तो यहां पर देखो NP ज्यादा हो गए NS से। इसका मतलब है इसमें जो EMF बनेगा ज्यादा, इसमें जो बनेगा कम होगा, तो आउटपुट में जो वोल्टेज मिलने वाला वो तो कम हो गया ना, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बाकी भी ट्रांसफार्मर होते हैं, ये कैसे है, वाइंडिंग के बिहाफ पे ट्रांसफार्मर को कैसे बांटा जाता है, वाइंडिंग मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पर कैसे बांटा जाता है, तो दो अलग अलग तरीके होते हैं। बाकी भी और कई सारे तरीके होते हैं, 4-5 तरीके होते हैं जिनके बिहाफ पर हम इनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, दो है हमारे सिलेबस में कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स है उसके बिहाफ पर ट्रांसफार्मर को दो तरह से डिवाइड करते हैं या दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहले होते हैं स्टेप अप, दूसरे होते हैं स्टेप डाउन। जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं वो स्टेप अप होते हैं, जो वोल्टेज को कम करते हैं वो स्टेप डाउन होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो NP होता है वो कम होता है, NS ज्यादा होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में NP ज्यादा होता है, NS कम होता है। तो ये हो गए दो बेसिक टाइप ट्रांसफार्मर की, कि ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये हो गए ट्रांसफार्मर के टाइप। अब ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के लिए जो मेन पॉइंट्स होते हैं, वैसे ट्रांसफार्मर का यहां पर अभी देखो फिगर देखा है, ये ट्रांसफार्मर की फिगर्स हैं। होता तो बहुत कुछ है इसके अंदर बताने के लिए, लेकिन हम इसके अंदर क्या होती हैं चीजें उनके बारे में बात करेंगे। मतलब इसके अंदर जो वाइंडिंग बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है, वाइंडिंग कैसे की जाती है, कोर कैसी ली जाती है, लैमिनेटेड क्यों ली जाती है, सबके बारे में बात करेंगे। आउटर वाले पोर्शन के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यहां हमारा डिस्कशन होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, एक गुड मैग्नेटिक कोर, एक अच्छी कोर होनी चाहिए हमारे पास, दो वाइंडिंग्स होनी चाहिए, और तीसरा हमारे पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए। सही है, अब सॉल्व करते हैं सारी चीजों को एक एक करके कि क्या क्या है ये बोल रहे हैं। तो पहला हम यहां पर बात करते हैं ए गुड मैग्नेटिक कोर। ए गुड मैग्नेटिक
मैग्नेटिक कोर, ए गुड मैग्नेटिक कोर, इसका डिसीजन कैसे करेंगे हम, कैसे डिसाइड करेंगे एक मैग्नेटिक कोर गुड है हमारे लिए या नहीं है? तो इससे कुछ पॉइंट्स है वो सुन लो। पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट जो है वो क्या है, ये कैसी होनी चाहिए? तो इसके अंदर ए गुड मैग्नेटिक कोर में सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए लो रिलक्टेंस पाथ, रिलक्टेंस पाथ, लो रिलक्टेंस पाथ, लो रिलक्टेंस पाथ हो गया। रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला लिखा जाता है ऐसा लिखते हैं, एस इज इक्वल टू में यहां लिखते हैं 1/μ, म्यू नॉट म्यू आर लिख लो, यहां L/A लिखा जाता है। जैसे रेजिस्टेंस लिखते हैं वैसे रिलक्टेंस होता है। जैसे रेजिस्टेंस करंट फ्लो में अपोजिशन ऑफर करता है, वैसे रिलक्टेंस जो होता है वो फ्लक्स फ्लो में रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, ये लो होना चाहिए क्योंकि अगर लो होगा तो उसी में ट्रैवल करेगा। मटीरियल ऑफ या मीडियम ऑफ हाई परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी की वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए, मतलब जो म्यू आर है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होनी चाहिए। म्यू आर जैसे ज्यादा होगा एस घट जाएगा। अगला पॉइंट क्या होना चाहिए? अगला पॉइंट होना चाहिए लेस और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एडी करंट, ये होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट सुनो, लेस और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एडी करंट इन इट, इसके अंदर एडी करंट की वैल्यू बहुत कम बननी चाहिए, ना के बराबर हो। अगला होता है वेल इंसुलेटेड। अगला पॉइंट होता है थर्मल कोफिशिएंट शुड बी वेरी हाई, थर्मल कोफिशिएंट इसका बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वेल इंसुलेटेड तो समझ नहीं आया होगा थर्मल को, मतलब अगर करंट की वैल्यू इसमें फ्लो करेगी तो ये हीट भी होगा ना, तो थर्मल कोफिशिएंट हाई होना चाहिए मटेरियल का। वेल इंसुलेटेड का मतलब समझ में नहीं आया। तो वेल इंसुलेटेड का मतलब ये होता है कि अगर हम यहां से डिस्कस करें कुछ इस तरह से, यहां पर एक पूरा पीस ले लिया जाए, ऐसा मान लेते हैं कोई पीस ले लिया गया, कंप्लीट पीस है ये ऐसा पीस। तो अगर इस तरह से हम लगा देते हैं, ये इतना मोटा पीस लगा देते हैं, तो हम लोगों ने एडी करंट में पढ़ा था, इतना मोटा अगर पीस लगा दिया जाएगा, इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी जाए, तो उस केस में क्या होगा कि इसके अंदर जो बनने वाली एडी करंट होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एडी करंट बढ़ने का मतलब है हीट के फॉर्म में एनर्जी जो लॉस होगा वो बढ़ जाएगा। एनर्जी लॉस बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होगी वो कम हो जाएगी। इसीलिए यहां पर एक मोटे गुटके का यूज नहीं करते, एक पूरे कंप्लीट पीस का यूज ना करके हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस का यूज करते हैं। ये पीस लगा दिया, ठीक है, इसके बीच में प्रॉपर इंसुलेशन हुआ, फिर अगला पीस लगाया, फिर इनके बीच में प्रॉपर इंसुलेशन, उसके बाद में फिर अगला पीस लगाया, प्रॉपर इंसुलेशन। इसी तरह से लगातार हम इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप्स लगाते चले जाते हैं। और इसीलिए यहां पर डिस्कस करते हैं कि जो एक कोर होती है ट्रांसफार्मर की वो लैमिनेटेड बनाई जाती है, और ट्रांसफार्मर की कोर जो लैमिनेटेड होती है उसमें एडी करंट लॉस कम हो जाता है, और वॉल्यूम कम होने की वजह से एडी करंट कम बनती है। एडी करंट लॉस को इससे कम किया जा सकता है। ठीक है, वेल इंसुलेटेड का मतलब ये हुआ, मतलब ये अगर डायरेक्ट इनको स्ट्रिप में काट दिया जाए उसके बाद में ऐसे रख दिया जाए तो फिर से वही वॉल्यूम होगा। इनके बीच में अगर प्रॉपर इंसुलेशन लगा दिया जाएगा तो इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और इनका वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो यहां से ये भी देख सकते हैं कि इंसुलेशन अच्छा होने की वजह से क्या होगा, इनका कांटेक्ट कम बनेगा और एडी करंट कम बनेगी। एडी करंट जो होगी वो कम बनेगी, कांटेक्ट कम हो जाएगा ना, तो एडी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो किसी अच्छी कोर के लिए हमारे पास इतनी चीजें होनी चाहिए। रिलक्टेंस पहली बार सुन रहे होंगे, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। यहां पर कुछ इस तरह से कोर बनाई जाती है, ये कोर कुछ इस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, ऐसी बना दी गई। दूसरी कोर कुछ इस तरह से बनाई जाती है, इसके ऊपर इस तरह से स्ट्रिप्स रखी जाती हैं, ये पतली पतली स्ट्रिप्स रखी जाती हैं इसी के ऊपर।
ये पतली पतली स्ट्रिप्स रखी जाती हैं, दिखाने के लिए है, नहीं रखी एक दूसरे के ऊपर ही जाती हैं, प्रॉपर इंसुलेशन होता है इनके बीच में। इस तरह से हमारे पास यहां पर लैमिनेटेड कोर बनाई जाती है। ये क्या है? लैमिनेटेड कोर है, लैमिनेटेड कोर टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। एडी करंट को अगर हमें कम करना है तो कोर को हम लैमिनेटेड बनाते हैं। ठीक है, बढ़िया है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था। अब क्या किया जाता है, इसकी वाइंडिंग करवाई जाती है कुछ इस तरह से, इस तरह से वाइंडिंग करवाई जाती है, ऐसे ये इस तरह से, और इस वाले दूसरे लिंब पर इसकी वाइंडिंग करवाई जाती है इस तरह से वाइंडिंग कर दी गई। तो एक साइड वाइंडिंग, दूसरी साइड वाइंडिंग कर दिया गया, लैमिनेटेड कोर इस तरह से बना दी जाती है। यहां पर एक पॉइंट डिस्कस करना चाहो तो कर सकते हो, इसको ऐसे मिला देते हैं, थोड़ा ठीक लगने लगेगा ऐसा, और इसको हम थोड़ा ऐसा मिला देते हैं, यहां पर भी ऐसा मिला देते हैं, ये ऐसा मिल गया, अब ठीक लग रहा होगा। तो इस तरह से लैमिनेटेड कोर बनाई जाती है। ये लैमिनेटेड कोर यहां पर देखो क्या लिखा है, सेकंड वाला पॉइंट, मीडियम ऑफ हाई परमेबिलिटी। इसके लिए क्या यूज करते हैं, तो सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और इसके लिए जो म्यूआर की वैल्यू होती है काफी ज्यादा होती है। पढ़ा था मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। तो गुड मैग्नेटिक कोर के अंदर अगर पूछा जाता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो इतनी प्रॉपर्टी कम से कम होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, रिलेक्टेंस का मतलब क्या होता है, रिलेक्टेंस का मतलब ये होता है जैसे रेजिस्टेंस इन फ्लक्स फ्लो। फ्लक्स फ्लो में जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसको हम कहते हैं रिलेक्टेंस, एस से डिनोट किया जाता है, फार्मूला ये होता है। इसको कम करने के तरीके क्या होते हैं, तो इसको कम करने का तरीका देखो यहां पर, म्यूआर, म्यूआर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए, तो म्यूआर की वैल्यू बहुत बढ़ा देंगे तो एस कम हो जाएगा। इसीलिए हम लो रिलेक्टेंस पाथ के लिए यहां पर हायर परमेबिलिटी का कोई मीडियम चूज करते हैं, जैसे सॉफ्ट आयरन हो गया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए। यहां पर कोर के लिए एक और मटेरियल यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम की कोर भी बना सकते हैं अगर चाहे तो, एल निको, ये एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट, इसकी कोर भी बनाई जाती है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जिनकी कोर हम डिजाइन करते हैं। अगेन इनको लैमिनेटेड रखना होगा, एडी करंट लॉस हमें कम करवाना है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, या पहला पार्ट हमने डिस्कस किया कि गुड मैग्नेटिक कोर, एक अच्छे मैग्नेटिक कोर के अंदर क्या क्या होना चाहिए। अगला है टू वाइंडिंग्स। अगला क्या है, टू वाइंडिंग्स है। तो यहां पर आगे बात कर देते हैं टू वाइंडिंग्स। टू वाइंडिंग्स, टू वाइंडिंग्स में क्या होगा, टू वाइंडिंग्स में हमारे पास दो तरह की वाइंडिंग्स होती हैं, यहां पर डिस्कस करते हैं। दो तरह की वाइंडिंग होती है, इधर देखो, एक होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग, यहां पर एक होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, और दूसरी होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, बी पॉइंट हाई वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, लो वोल्टेज वाइंडिंग का मतलब क्या है, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग का मतलब होता है कि जो एनपी है, या फिर ऐसे देखो, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जिसके अंदर कम होते हैं उसको हम लो वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें ज्यादा होते हैं उसको हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, दो तरह की वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो वाइंडिंग के अंदर हम कॉपर वायर्स यूज करते हैं, कॉपर वायर्स यूज करते हैं। कॉपर वायर का यूज आखिर क्यों किया जाता है, कॉपर के वायर हम यूज क्यों करते हैं, तो कॉपर वायर यूज करने का हमारा सीधा लॉजिक बनता है, इसके लिए जो रो की वैल्यू होती है वो कम होती है, रो की वैल्यू कम होने से क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो यहां पर जो आई स्क्वायर आर का लॉस होने वाला है उसमें आर की वैल्यू कम हो जाने से पर सेकेंड जो लॉस होता है, जो पावर डिसिपेट होती है हीट के फॉर्म में, ये कम हो जाती है।
ठीक है। तो 2 वाइंडिंग्स होती हैं बेसिकली, एक होती प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती सेकेंडरी वाइंडिंग, लेकिन वो तो तब होती है जब उसमें हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं। सप्लाई कनेक्ट नहीं करते तो 2 तरह की वाइंडिंग होती है, एक होती लो वोल्टेज वाइंडिंग और दूसरी होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग उसे कहेंगे, दोनों वाइंडिंग को देखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम उसे लो वोल्टेज, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा उसे हाई वोल्टेज, और इन्हीं को कनेक्ट किया जाता है अलग अलग केस के अंदर सप्लाई के साथ। तो उसके बिहाफ पर हम ट्रांसफार्मर के 2 अलग अलग टाइप पढ़ते हैं, अप और डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये हमारे पास अगला पॉइंट हो गया कि हमारे पास 2 वाइंडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। अगला है यहां पर देखो, एक टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम के साथ वेरी करने वाला, ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे बना सकते हैं? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि हम डीसी की सप्लाई प्रोवाइड करके तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डीसी में करंट कांस्टेंट हो जाती है, और करंट अगर कांस्टेंट हो जाएगी इन दैट केस फ्लक्स जो लिंक होगा वो 0 बनेगा, आउटपुट में 0 वोल्टेज मिलेगा हमें। तो वही है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए अल्टरनेटिंग सप्लाई यूज की जाती है। सप्लाई इज यूज्ड टू प्रोड्यूस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? एसी सप्लाई प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो यहां पर जो बेसिक पॉइंट्स थे ना हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना था। तो सबसे पहले एक कोर होनी चाहिए जिस पर हम वाइंडिंग करने वाले हैं, तो कोर वो सॉफ्ट आयरन की होनी चाहिए, और उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए? तो देखो उसकी प्रॉपर्टी लिखी है, लो रिलेक्टेंस पाथ होना चाहिए, उसके लिए हम हायर परमेबिलिटी का मटेरियल प्रेफर करते हैं, जैसे सॉफ्ट आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट एलॉय से बनी एलॉय हो गई। लेस और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एडी करंट, इसके लिए क्या करते हैं? लैमिनेटेड कोर यूज की जाती है। इसके लिए क्या करते हैं? लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं, लैमिनेटेड कोर यूज की जाती है, और वेल इंसुलेटेड होते हैं, एक दूसरे के बीच में गैप होना चाहिए। प्रॉपर इंसुलेशन किया जाता है 0.25 mm से लगा करके 0.57 mm 5 mm तक होता है, मतलब 0.25 mm 0.5 mm वो डिपेंड करता है किस ट्रांसफार्मर, कैसी रेंज का ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, उसी के बिहाफ पर इंसुलेशन करवाया जाता है। थर्मल कोफिशिएंट हाई होना चाहिए, क्योंकि करंट लगातार फ्लो करेगी तो ये गर्म भी होगा। याद होगा हम लोगों ने हिस्टेरेसिस लॉस पढ़े थे, तो उसकी वैल्यू को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो वो कम करने के लिए थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्शन के मेन पार्ट्स। अब यहां पर इस ट्रांसफार्मर को एक साथ बना करके बात करते हैं। उससे पहले यहां पर ट्रांसफार्मर की थियरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसे पढ़ लेते हैं एक बार, फिर डिजाइन करते हैं दोबारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है वो ऑपरेट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? अगर 2 कॉइल को पास में रख करके किसी एक कॉइल में फ्लक्स का चेंज करवाया जाता है, तो सेकेंडरी दूसरी जो कॉइल होती है उससे भी लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होता है। अगर रखी गई पास में, ऐसा नहीं है उनके बीच में कोई इंटरैक्शन ही नहीं है, दूर रख दिया है, इंटरैक्शन है, पास में रखी गई तो दूसरी का फ्लक्स भी चेंज होता है, और ईएमआई प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसमें भी एक ईएमएफ बनता है, ठीक है, इस पर काम करता है। अगला है व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड, अगर हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं टू द प्राइमरी कॉइल, जिस कॉइल में अप्लाई करते हैं उसी प्राइमरी कॉइल कहते हैं, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज सेट अप इन इट, इसके अंदर एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनता है, क्योंकि अगर हम वेरिएबल फ्लक्स देंगे तो उसमें वेरिएबल फ्लक्स की वजह से ईएमएफ बनेगा, वो भी वेरिएबल होगा। एज वाइंडिंग इज लिंक्ड विद द मैग्नेटिक ईएमएफ, मैग्नेटिक ईएमएफ के साथ वाइंडिंग लिंक होंगी और उनमें फ्लक्स बनेगा तो करंट बनेगी। इट प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन द कोर, वो कोर के अंदर अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनाएंगी, कोर के अंदर अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनाएंगी। तो यहां पर देखो बनाते हैं भी, लेकिन तब तक यहीं से देखो, यहां पर क्या बनेगा? फ्लक्स बनेगा। तो वो फ्लक्स क्या करते हैं? अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनेगा, इस कोर के अंदर पूरे में प्रोड्यूस हो जाता है, और वो वाली जो वाइंडिंग है वो उसी कोर के ऊपर है, मतलब इसी कोर के ऊपर दूसरी साइड में, तो उस कोर के ऊपर दूसरी साइड में होने की वजह से वो फ्लक्स उस सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक होता है, ठीक है।
क्या लिखा है, दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक्स विद टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, सिंस द फ्लक्स इज अल्टरनेटिंग इन द मैग्नीट्यूड इट इंड्यूसेस ए म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ बनेगा ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी सेम होती है एज द फ्लक्स, जैसा फ्लक्स पहले था उसकी फ्रीक्वेंसी जैसी होगी उसकी भी वही बनेगी। दिस फॉलोज फ्रॉम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फॉलो करता है कि फ्लक्स लिंक होगा तो ईएमएफ बनेगा। बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ द सेकेंडरी कॉइल इज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग करंट एंड एनर्जी टू द लोड, इसी बिहाफ पर हम सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज एनर्जी को एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बेसिक थ्योरी। यहां पर बनाते हैं ट्रांसफार्मर को दोबारा से और बातें करते हैं इसके बारे में डिटेल में। यहां आप दोबारा बनाएंगे तो लैमिनेटेड यहां पर बना के दिखा दिया है, अब दोबारा हम बना के नहीं देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कोर हो गई, नाम लिखते जाते हैं, हर एक चीज को नोट करते जाना। ये क्या है, तो ये हमारे पास है ट्रांसफार्मर कोर, ट्रांसफार्मर कोर है, ये ट्रांसफार्मर कोर है। ये कैसी होती है, लैमिनेटेड, लैमिनेटेड होती है और किसकी बनी होती है, तो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। लैमिनेटेड कोर हो गई, सॉफ्ट आयरन की बनी हो गई। यहां पर दो अलग अलग लिम्ब होते हैं, फर्स्ट लिम्ब सेकंड लिम्ब होता है, एक में हमें वाइंडिंग करनी है इधर और एक में दूसरे में उधर वाइंडिंग करनी है। तो यहां पर हम वाइंडिंग कर देते हैं, ये हम वाइंडिंग कर रहे हैं यहां पर, ये वाइंडिंग कर रहे हैं, कर दो वाइंडिंग। वाइंडिंग करेंगे तो यहां से कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये वाइंडिंग हो गई, ठीक है। ये वाइंडिंग हो गई हमारे पास पहली, दूसरी वाइंडिंग भी करवानी है, करवा दो। दो वाइंडिंग करनी है ना, दो वाइंडिंग करवा देते हैं। यहां पर कुछ इस तरह से, ये इस तरह से बन गया। ये बन गई, दो वाइंडिंग्स हो गई। एक में देखो नंबर ऑफ टर्न्स कम, एक में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, एक में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, एक में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। तो यहां पर ये हम मान लेते हैं प्राइमरी से मानने वाले हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है, ठीक है। इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फिर ये सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दी गई, सप्लाई के साथ, ये सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया गया इसे। यहां पर सिग्नल कैसा होगा, तो सिग्नल कुछ इस तरह का होगा, ये सिग्नल होगा यहां पर, इस तरह से सिग्नल इसके अंदर इनपुट करवाया गया है, ये ऐसा है। यहां पर जो ये है वो इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, एसी सिग्नल है, ये एसी सिग्नल या एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई इसके अंदर प्रोवाइड कराई गई। अब एसी सप्लाई इसके अंदर अगर प्रोवाइड कराएंगे, यहां पर हम लोगों ने वाइंडिंग्स की, यहां पर इसमें देखो नंबर ऑफ टर्न्स कम मतलब ज्यादा है, तो ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, वाइंडिंग है। और हाई वोल्टेज वाइंडिंग में हमने सप्लाई कनेक्ट कर रखी है, तो यहीं पर ये क्या काम कर रही होगी, प्राइमरी वाइंडिंग का भी काम करेगी, प्राइमरी वाइंडिंग का काम करेगी। पूरे ट्रांसफार्मर का यही एक पेज है जो समझना है। तो प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गई। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो इसको हम लो वोल्टेज वाइंडिंग कहेंगे,
लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, और लो वोल्टेज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर कम हुए तो लो वोल्टेज हुआ, इधर आउटपुट मिलने वाला है तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, तो प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस हम लोड कनेक्ट कर देते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस लोड कनेक्ट कर देते हैं, तो लोड हो गया है, देखो यहां पर ये लोड हो गया RL, वेरिएबल लोड है मान लेते हैं, वेरिएबल लोड है, ठीक है, ये वेरिएबल लोड है। अब यहां पर हमारे पास दोनों वाइंडिंग तैयार है, कोर हमारे पास रेडी है, यहां पर इनपुट सप्लाई दे दी गई ट्रांसफार्मर का, अब ऑपरेशन देखना है। तो बेसिक जो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट है वो तो यहां से कंफर्म हो रहे हैं, अब हमें ये ऑपरेट कैसे करता है वो देखना है। चलो सुनो, यहां पर अलग कलर से, यहां पर एसी सप्लाई अगर इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर हम प्रोवाइड कराएंगे, यहां पर ये जो कॉपर्स वायर हैं उनको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ये कॉपर वायर्स होते हैं, ये कॉपर वायर्स होते हैं, कॉपर वायर होते हैं। कॉपर वायर में क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है इनकी, मतलब ज्यादा हाई नहीं होती है, गोल्ड और सिल्वर भी होते हैं लेकिन उनके बाद इसकी कंडक्टिविटी रखते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहां पर जो फ्लक्स बनेगा वो तो अल्टरनेटिंग होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर अल्टरनेटिंग सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो फ्लक्स क्या करता है, यहां से चलना शुरू करता है आगे की तरफ, यहां बनेगा वो फ्लक्स आगे की तरफ ट्रेवल करना शुरू करेगा इस कोर के अंदर। थ्योरी में पढ़ा ना भी, पूरे कोर के अंदर यहां पर एक फ्लक्स सेटअप हो जाता है, वेरिएबल फ्लक्स, ये इस तरह से इस पूरी कॉइल के अंदर सेटअप हो जाएगा, होगा। और इस पूरी कॉइल के अंदर अगर इस तरह से फ्लक्स सेटअप होगा तो एक बात ये सोच के बताओ, मान लेते हैं इस तरफ जा रहा है ये फ्लक्स और इधर से वापस आ रहा है ये फ्लक्स, कुछ इस तरह से फ्लक्स की डायरेक्शन है ये, यहां पर ये फ्लक्स की कुछ डायरेक्शन हो गई, कुछ इस तरह से फ्लक्स, तो इधर से फ्लक्स जा रहा है, इधर से फ्लक्स आ रहा है। तो पहला पॉइंट ये हम लोगों ने कहा था, एसी सप्लाई प्राइमरी में प्रोवाइड कराते जिससे अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनता है, वो फ्लक्स इस पूरे कॉइल के अंदर से, मतलब कोर के अंदर सेटअप हो जाता है, और उसी के ऊपर सेकेंडरी कॉइल भी है, तो इसी के ऊपर अगर सेकेंडरी कॉइल है तो उससे भी तो फ्लक्स लिंक होगा, वही वेरिएबल, और अगर वेरिएबल फ्लक्स इस कॉइल से लिंक होगा तो उसमें एक ईएमएफ बनेगा, वही ईएमएफ यहां पर वोल्टेज के अक्रॉस आएगा, मतलब इस लोड के अक्रॉस बनेगा। यहां पर जो आउटपुट मिलने वाला है वो भी हमें एसी ही मिलने वाला है, यहां पर जो आउटपुट मिलने वाला है वो एसी ही मिलने वाला है, बट हम उसे देखकर बनाएंगे, उधर जो बना है उसे देखकर बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से मिलने वाला है, ये आउटपुट है। अगर ये V वर्सेस T का ग्राफ है तो यहां पर भी V वर्सेस T है, ये वोल्टेज और टाइम के वर्सेस ग्राफ है। इस ग्राफ का देखो एम्पलीट्यूड, उस ग्राफ का एम्पलीट्यूड देखो, दोनों के एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है, उसका एम्पलीट्यूड कम रखा है, इसका ज्यादा, क्यों, क्योंकि अब तक ये पता चल गया होगा ये ट्रांसफार्मर कैसा, तो ये ट्रांसफार्मर कैसा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो देखो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो यहां पर क्या है कि जो NS है, यहां पर लिखना हो तो लिख सकते हैं, जो NP है वो ज्यादा है NS से, ऐसा लिख दूं चाहे, ठीक है। अब यहां पर हमें फार्मूले डेराइव करने हैं, ये तो वर्किंग हो गई, कैसे काम करता है बता दिया, पेपर में लिखना है तो लिख सकते हैं बोर्ड में। अब हमें क्वेश्चन लगाने के लिए फार्मूले चाहिए, तो फार्मूले कैसे बनाने हैं, तो फार्मूले बनाते हैं, देखो यहां से फार्मूले बनाने हैं, तो EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में EMF जो इंड्यूस होगा उसे लिख देंगे EP इज इक्वल टू माइनस NP इंटू में d∅dt, यही तो बनेगा, ऑफ कोर्स इतना बनेगा, लिख देंगे। यहां पर क्या होगा, F टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय
produced by primary coil is linked with secondary coil। क्या कह रहे हैं? टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल लिंक्स विद कर लो इसे, लिंक्स विद प्राइमरी कॉइल लिंक्स विद सेकेंडरी कॉइल। ये क्या कह रहे हैं कि जो प्राइमरी में फ्लक्स बना वो पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक होता है। तो याद रखना इसे कहा जाता है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। ये जो कंडीशन लिखी गई ना, ये आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन है। आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तभी प्राइमरी में जो बना फ्लक्स है टोटल फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक हो पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ बनेगा तो उसे ES लिख देते, सेकेंडरी का है तो -NS बन जाएगा। d∅/dt तो सेम रहने वाला है, ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हम लोगों ने लिख दिए हैं, लेकिन ये तब लिख देंगे जब यहां पर कोई फ्लक्स का लॉस नहीं होगा। लेकिन दिक्कत है, कुछ ना कुछ फ्लक्स तो लॉस होता है ना। तो इसमें जो फ्लक्स होता है वो दो तरह का फ्लक्स होता है। एक फ्लक्स जो कोर में चलता है, इस फ्लक्स को कहते हैं φu। φu क्या होता है? तो इसे हम कहते हैं यूजफुल फ्लक्स। यूजफुल फ्लक्स कहा जाता है इसे, यूजफुल फ्लक्स होता है। और कुछ फ्लक्स होता है जो इस पूरे कोर में ट्रांसफर ना हो करके केवल इस रास्ते से जाकर के या ऐसे इस रास्ते से जाकर के यहां से अपना पाथ इधर कंप्लीट कर लेता है। ये कुछ फ्लक्स इधर कंप्लीट कर लेता है तो इसे φL कहते हैं। इसे φL कहते हैं तो लीकेज फ्लक्स होता है, लीकेज फ्लक्स होता है। मतलब कि कुछ फ्लक्स ऐसा फ्लक्स होता है जो प्राइमरी कॉइल में तो बनता है लेकिन सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं हो पाता। ऐसे कॉइल को हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं, या ऐसे फ्लक्स को लीकेज फ्लक्स कहा जाता है। तो ये यहां पर कंप्लीट हो गया, यहां पर नहीं जा पाया। इसके लिए ये इधर से जाए, इसके लिए हम लोगों ने अभी यहां पर चूज किया को जो रिलेक्टेंस होता है S = 1/μ0μr/L/A, ये ऐसा होता है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं μ0μr के केस में, तो ये कोर के लिए और ये जो एयर वाला गैप है इसके लिए दोनों में डिफरेंस है। इस वाले के लिए म्यूआर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो अगर इस वाले के लिए हमारे पास म्यूआर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो बताओ रिलेक्टेंस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले केस के लिए अगर बात करते हैं तो यहां पर म्यूआर की वैल्यू कम है, इस वाले केस में म्यूआर की वैल्यू कम है तो इसका रिलेक्टेंस बढ़ जाता है। तो जो फ्लक्स होता है वो कोशिश ये करता है उस पाथ पर ट्रेवल करे या उस पाथ से जाए जिसमें अपोजिशन कम ऑफर होगा। तो फ्लक्स ज्यादातर जो होता है कोर से होकर के ट्रांसफर होता है, लेकिन कुछ ऐसा बनता है, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो होता है वो दूसरे कॉइल से लिंक नहीं हो पाता। तो यहां पर इफिशियंसी कभी 100% नहीं होती, ऑल्दो 99% तक जाती है, लेकिन 99.5 तक भी, लेकिन 100% इफिशियंसी हो ये नहीं हम कह सकते। ठीक है, ठीक है, ये लीकेज फ्लक्स होता है। रिलेक्टेंस क्या क्या रोल होता है? वो चाहता है कि फ्लक्स इसके अंदर जाए, इसके अंदर ना आए, मतलब ऐसा कोई फ्लक्स ना हो जो सेकेंडरी से लिंक ना हो, पूरा का पूरा सेकेंडरी से लिंक हो। तो हमारे पास यहां पर प्राइमरी से लिंक होने वाला फ्लक्स मिल गया, सेकेंडरी से लिंक होने वाला फ्लक्स मिल गया। अब इन दोनों को हमें डिवाइड करवाना है, करवा दो डिवाइड। यहां EP हमें मिल गया = में -NP d∅/dt, और यहां पर जो ES मिलेगा -NS d∅/dt। ये आए हैं हमारे पास फार्मूले। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों को डिवाइड करवा देते हैं। तो अगर हम इनको डिवाइड करवाएंगे तो यहां पर हम लिख देते हैं ES/EP = में यहां पर लिख सकते हैं NS/NP, माइनस से माइनस कैंसिल, d∅/dt से d∅/dt कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक फार्मूला निकल के आया। ये जो फार्मूला निकल के आया, इस फार्मूले का जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। यहां पर स्मॉल r कहीं कहीं बुक में k भी लिखा होता है स्मॉल के, लेकिन जो स्मॉल r होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन
रेशियो कहा जाता है इसे। अब ये क्या है देखो, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है हमारे पास NS/NP दिया गया है ना। तो अगर हम कहते हैं कि जब NS की वैल्यू ज्यादा हो जाए NP से, तो उस केस में जो R निकल के आएगा वो तो 1 से बड़ा हो जाएगा, और अगर NS की वैल्यू कम हो जाए NP से, तो यहां जो R निकल के आएगा <1 हो जाएगा। दो अलग अलग केस बन गए ना तुरंत, ये पहला केस बन गया, दूसरा केस बन गया। तो पहले केस में देखो NS ज्यादा हो NP कम हो तो स्टेप अप बनता था, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए R > 1 होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऐसे लिखते हैं ना शॉर्टकट में, ट्रांसफार्मर। यहां पर ये क्या बनेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा, ट्रांसफॉर्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन गया, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं। अब इस फार्मूले को हमें जनरलाइज करना अलग अलग केस के अंदर। क्या है फार्मूला ये, तो मान लेते हैं कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बना वो इनपुट वोल्टेज के बराबर है। एफ ईपी इज इक्वल टू में वी अप्लाइड एंड ईएस इज इक्वल टू वी आउटपुट। तो उस केस में क्या लिखा जा सकता है, तो ES/EP इज इक्वल टू में NS/NP तो था, अब इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं VS सेकेंडरी में जो बनेगा ड्रॉप आएगा लोड के अक्रॉस, और यहां VP बनेगा जितना इनपुट कराया गया वो, ये किसके बराबर, R के बराबर। ठीक है, इस फार्मूले को थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, अभी छोटा है इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं। क्या होगा, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो यहां पर जितना फ्लक्स बना उतना लिंक हुआ सेकेंडरी के साथ, तो ये नहीं कह सकते कंक्लूजन के तौर पर कि जो भी पावर इनपुट होगी वो आउटपुट पावर के बराबर आएगी। तो यहां पर लिखना चाहे तो लिख देते P इनपुट इज इक्वल टू में P आउट के बराबर हो जाएगा। P इनपुट क्या होगा, V इनपुट मतलब VP, और यहां पर आउट मोर IP हो जाएगा, और इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, VS, और यहां पर IS बनेगा। VI होता है ना पावर, ऐसी बन जाएगी। हमें यहां से रेशियो चाहिए VS/VP का, बोलो VS/VP इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, IP/IS। तो हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ गया ये करंट के रेशियो के टर्म में। तो अगर हम यहां पर लिख देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। फर्स्ट क्यों, फर्स्ट ये है, सेकंड हमारे पास ये है, थर्ड ये इक्वेशन हो गई। तो यहां पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इस केस में तो दोनों को बराबर कर देते हैं, क्योंकि VS/VP वहां यहां भी है, तो हमारे पास फाइनल R का फार्मूला निकल के आया NS/NP, VS/VP, यहां पर ES/EP इज इक्वल टू में IP/IS बन गया। याद रखना है ये फार्मूला, तो आप चाहे बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे जेईई एस्पिरेंट हो, दोनों के लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड भी इस पर खूब क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला निकल के आया है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। तो इसमें कुछ भी वैल्यू पूछनी हो यहां से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अगेन ये ध्यान रखना, यहां पर ये माना गया है कि जो ट्रांसफार्मर है वो आइडियल है, प्राइमरी में जितना फ्लक्स बना वो सेकेंडरी से लिंक होगा, तभी के केस में ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एफिशिएंसी 100% किसी भी इक्विपमेंट की नहीं होती, ये बात जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला निकल के आ गया। स्टार लगा करके इसे मार्क करना है, नोटबुक में इसे नोट कर लेंगे, बोर्ड इस पर खूब सारे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये हो गया। अगला टर्म है इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कैसे डिनोट की जाती है? तो इफिशियंसी हम कैसे बात करते हैं, किसी को कितना दिया गया और वो कितना दे रहा है, मतलब इनपुट कितना दिया गया है, उस इनपुट पर कितना आउटपुट हमें मिल रहा है, वही इफिशियंसी है। तो यहां पर लिख देते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर is the ratio of efficiency of transformer is the ratio of output power to the input power
इनपुट पावर और आउटपुट पावर का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये तो बुक्स लैंग्वेज की डिफिनेशन हो गई जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यहां पर हम डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू लिखा जाएगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, इनपुट पावर लिखी जाती है। और अगर हमें परसेंटेज चाहिए होगा, जनरली तो हम ये लिखते हैं, लेकिन परसेंटेज अगर चाहिए होगा यहां पर लिख देते हैं अगला फार्मूला। परसेंटेज इफिशियंसी अगर चाहिए हो हमें इफिशियंसी, तो उसके लिए लिखेंगे हम आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिखेंगे, इनपुट पावर और मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा परसेंटेज का कि कितने परसेंट एफिशिएंसी उस ट्रांसफार्मर की, जो डाटा दिया गया होगा उसी के बिहाफ पर। अब यहां पर हम बात करते हैं जो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर होती है हम उसको ईटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिजिक्स के टर्म में बात करेंगे। डेफिनेशन तो हो गई। यहां पर ईटा इज इक्वल टू लिखा जाता है पी आउट, यही तो लिखा ना, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखते हैं, पी इन लिखा जाता है, इनपुट। पी आउट का मतलब क्या होगा, वी आई, तो वी एस आई एस डिवाइडेड बाय में वीपी इनटू में आईपी लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर इसको हम परसेंटेज में चाहिए तो क्या होगा, इस फार्मूले को पहले बंद कर देते हैं। एक ये फार्मूला निकल के आएगा। दूसरा फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, ईटा अगर हमें परसेंटेज में चाहिए होगा तो उस केस में क्या लिखेंगे, वी एस आई एस डिवाइडेड बाय में वीपी आईपी चाहिए होगा, और इनटू में क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का, ये होगा। सही है। एक यहां पर और पॉइंट है एक्स्ट्रा जो डिस्कस कर लेते हैं कि ईटा एफिशिएंसी हो गई मैक्सिमम 99.5 तक जाती है। ठीक है, वो तो टर्म है, जब याद रखना है याद रख सकते हैं। एफिशिएंसी के दो अलग अलग फार्मूले निकल के आ गए कि इस केस में अगर हमें पावर दी गई तो पावर डिवाइड करके निकाल लो, अगर वोल्टेज दिए गए तो इस तरह से निकाल सकते हैं। एक पॉइंट यहां पर याद रखना कि जो भी कॉइल यहां पर यूज की जा रही है, जो वाइंडिंग यूज की जा रही है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है ना, तो याद रखो जब आईपी लिखा जाएगा उसे लिखेंगे वीपी डिवाइडेड बाई में जेड, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, आई एस जो लिखा जाएगा वी एस डिवाइडेड बाई में जेड लिखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस तो होगा ना। तो यहां पर जो आईपी बनने वाला है उसे लिखेंगे वीपी, जेड क्या बनेगा, तो इंडक्टर है और उसका कुछ रेजिस्टेंस है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बनेगा। और यहां पर सेम आईपी, तो ये आई एस बनेगा, इसे लिखेंगे वी एस डिवाइडेड बाय में, ये किसका होगा, पी का होगा, और ये एक्सएल किसका होगा, पी का, और यहां पर जो आर होगा वो एस का होगा, और यहां पर जो एक्सएल बनेगा वो एस का बनेगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट बनेगा। तो करंट निकालनी तो इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर आइडियल कॉइल हो, फॉर आइडियल कॉइल के लिए क्या होता है, आर की वैल्यू 0 लिखी जाती है, और आर की वैल्यू अगर 0 लिखी जाएगी, आर की वैल्यू कह रहे हैं यहां पर आर कुछ ना कुछ देंगे वो, फॉर आइडियल कॉइल के लिए आर 0 निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कॉइल आइडियल तो होती नहीं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा उसका, तो जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके बिहाफ पर करंट फ्लो कितनी होगी वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इस तरह से हम डिनोट करते हैं इसे। और यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अलग अलग केस में फार्मूला क्या आता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला ये निकल के आया है, ये पूरा है। अगर ये पेज पता है तो ट्रांसफार्मर का पूरा बेसिक पता है। ठीक है, इसके आगे बात कर लेते हैं। बोर्ड का अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोर, मतलब कोर लॉसेस, आयरन लॉसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस क्या होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो कोर लॉस होता है या आयरन लॉस होता है उसका क्या मतलब है। तो आयरन लॉस, कोर लॉस किस में होगा, तो वो कोर में होगा। कोर किसकी बनी होती है, सॉफ्ट आयरन होती है, सॉफ्ट आयरन बनी होती है। तो इसके अंदर कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं, तो इसके अंदर दो लॉस होते हैं, एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस और एक होता है दूसरा जिसको हम कहते हैं एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस में हम लोगों ने देखा था, हिस्टेरेसिस लॉस देखा था अगर याद हो तो, अगर मैग्नेटिक मटेरियल्स की क्लास देखी है तो देखा होगा मैग्नेटिक मटेरियल्स की क्लास में कि यहां पर
यहां पर मान लेते हैं डोमेन कुछ इस तरह से है। डोमेन तो आप जानते हैं डोमेन क्या होते हैं, वो नहीं, यहां पर कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से डोमेन, इस तरह से डोमेन है, यहां इस तरह से डोमेन है, फील्ड नहीं है, यहां पर डोमेन है, यहां पर डोमेन है, यहां फील्ड अभी नहीं है। ठीक है, ये कुछ ऐसा, यहां पर ऐसा है, और यहां पर कुछ इस तरह से, ये ऐसा हो गया। इस तरह से डोमेन बने हुए हैं, और जब इसके ऊपर फील्ड लगाया जाता है, यहां पर क्या है, B0 है, फील्ड एब्सेंट है, और जैसे भी लगाया जाता है क्या होता है, डोमेन के डिस्प्लेसमेंट और डोमेन के रोटेशन की वजह से ये मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, क्योंकि साइकिल बदलेंगे ना एसी के, तो पहले मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, ऐसे लगातार होता रहेगा। और यहां पर मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज के साथ में उल्टी डायरेक्शन में भी मैग्नेटाइज होंगे, ये मतलब एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, फिर डीमैग्नेटाइज होंगे, फिर उल्टी दिशा में उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, मैग्नेटाइज होंगे, फिर डीमैग्नेटाइज होंगे, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में फिर मैग्नेटाइज होंगे। ये प्रोसेस चलता है। इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी लॉस होता है उसको कहते हैं हम हिस्टेरेसिस लॉस। तो क्या है, द रीजन इज द रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन द ट्रांसफार्मर। जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो रिवर्स बनता है, रिवर्सल होता है, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ, एक तरफ दूसरी तरफ, तो ये डोमेन भी एक तरफ और दूसरी तरफ आएंगे। तो यहां पर कोर में ऐसा लॉस होता है। दिस लॉस डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एंड ग्रेड ऑफ द कोर। ग्रेड ऑफ द कोर के लिए सॉफ्ट आयरन ले लिया, याद होगा, कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी, वो सब क्या होते थे, वो डिफाइन करते थे कि हमें कैसा मटेरियल चाहिए होगा। और इसके लिए हमें क्या है, इसके लिए हमारे पास कोर्सिविटी की वैल्यू कम होती थी, रिटेंटिविटी ज्यादा होती थी, और रिटेंटिविटी ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, जहां पर जो इसके अंदर फ्लक्स बनेगा उसको इनहैंस करवा सकता है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल्स एंड वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। यहां पर जो कुछ भी हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, वो डोमेन के डिस्प्लेसमेंट और उनके मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने की वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में जो लॉस होता है एनर्जी के फॉर्म में, हीट लॉस जो हो रहा है, इसी को कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। डिटेल जानना है तो वहां पर मैग्नेटिक मटीरियल्स की क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल बात की है। मैग्नेटिक मटीरियल्स जब डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में डिटेल में बात की है। इन सबकी जितनी भी क्लासेस हुई उन सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जितनी भी प्लेलिस्ट अब तक पढ़ाई गई है इस चैनल के ऊपर सबका लिंक मिल जाएगा वहां से, तो वहां से डिटेल में पढ़ना चाहे तो देख सकते हैं। अगर पढ़ा है तो पता चल गया होगा ये क्या होता है और कैसे करवाया जाता है, यहां पर ये स्प्लिट क्यों होते हैं, और फिर ये डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन की वजह से ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कैसे होते हैं। पहला हो गया। एडी करंट लॉस होता है दूसरा एडी करंट लॉस का मतलब ये होता है कि जब कभी भी किसी कंडक्टर को किसी कांस्टेंट फील्ड में मूव कराया जाए या फिर वेरिएबल फील्ड के अंदर रखा जाए, बेसिकली उसका फ्लक्स बदलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसके वॉल्यूम में करंट बनती है, सर्कुलर टाइप की करंट बनती है, जैसे पानी के अंदर बनती है ना सर्कुलर वेव्स, उस टाइप की करंट बनती है जिसको हम कहते हैं एडी करंट। तो क्या है, द एसी करंट सप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग व्हिच सेट अप द अल्टरनेटिंग मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स in the transformer. When this flux flow to the secondary winding, कोर से ट्रांसफर होता हुआ सेकेंडरी, it produces induced EMF in it, but some parts of the flux also gets linked with the other conducting parts. अदर कंडक्टिंग पार्ट से भी लिंक होगा, और अदर कंडक्टिंग पार्ट से लिंक होने का मतलब कोर से लिंक होगा, और कोर से सच एज स्टील कोर, आयरन बॉडी, ठीक है, और ट्रांसफार्मर के ऑफ द ट्रांसफार्मर व्हिच विल रिजल्ट इन इंड्यूस्ड EMF in those parts causing a small circulating current in them. उसमें small amount of current flow करती है. This current is called eddy current. Due to current some energy, due to this current some energy loss, energy will be dissipated in the form of heat. कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। तो एडी करंट क्या होती है इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। तो एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए यहां पर टू रिमूव या टू रिड्यूस एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम कोर को लैमिनेटेड बनाते हैं, ठीक है। और हिस्टेरेसिस लॉस को अगर कम करना है तो उसके लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं।
सॉफ्ट आयरन कोल का यूज किया जाता है। इसका यूज करके हम इस लॉस को कम कर सकते हैं। लैमिनेटेड करके एडी करंट के लॉस को कम किया जा सकता है। अगला होता है कॉपर लॉस। वाइंडिंग से लपेट रहे ना हम, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स, तो उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और अगर उनका रेजिस्टेंस होगा तो I²R का लॉस तो होने वाला है, I²R का लॉस हो जाएगा। तो वही लिखा, द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स क्रिएट्स कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स होती हैं उनका कुछ ना कुछ ओमिक रेजिस्टेंस होगा। ओमिक रेजिस्टेंस होगा तो उसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा, पावर लॉस होगा। द कॉपर लॉस फॉर द प्राइमरी वाइंडिंग इज I1²R1। R1 क्या है, प्राइमरी का है रेजिस्टेंस। फॉर द सेकेंडरी वाइंडिंग्स इज I2²R2 लिखा जाएगा। वी कैन सी दैट कॉपर लॉसेस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट and the current depends on the load, so that the copper loss is in transformer is varies with load। ये जो लोड होता है वेरिएबल लोड के साथ ही वेरी करती है करंट। और यहां पर देखो जो भी लॉस हो रहे हैं ना, चाहे I1²R1 हो या फिर I2²R2 हो, ये जो लॉस हो रहे हैं, ये जो लॉसेस होते हैं, इनको कम करने का तरीका क्या है? तो इनको कम करने का तरीका, कॉपर की वाइंडिंग में होता तो ये बहुत कम लॉस है, लेकिन इसकी वैल्यू कम या ज्यादा होगी किसकी, आई की वैल्यू कम या ज्यादा होने से। और आई की वैल्यू डिपेंड किस पर करती है, तो लोड पर डिपेंड करती है। अगर हम अगली क्लास में जो पढ़ा था उसके बिहाफ पर बोले तो इंपीडेंस पर डिपेंड करती है, इंपीडेंस पर डिपेंड करेगी। तो इंपीडेंस पर डिपेंड करेगी। इंपीडेंस अगर ज्यादा होगा करंट कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी। अगर इंपीडेंस कम कर दे तो करंट ज्यादा हो जाएगी। तो वो करंट की वैल्यू इंपीडेंस पर डिपेंड करती है, बेसिकली लोड पर। और ये लॉस कैसा होता है, वेरिएबल लॉस होता है, ध्यान रखना। अगला है फ्लक्स लॉस। क्या होता है, तो फ्लक्स लॉस को हम कैसे करते हैं? फ्लक्स लॉस अकर्स इफ द कपलिंग ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज नॉट गुड। अगर हम कपलिंग को अच्छा नहीं करते हैं, याद होगा कपलिंग कोफिशिएंट था, कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू अगर अच्छी नहीं होती है तो उस केस में कुछ ना कुछ जो फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक नहीं हो पाता, जो प्राइमरी कॉइल में बनता है। ऐसे फ्लक्स को हम कहते हैं फ्लक्स लॉस या लीकेज फ्लक्स कहा जाता है। तो ऐसा हो गया, इसके लिए हमें कपलिंग गुड रखनी पड़ेगी, गुड कपलिंग होनी चाहिए। ठीक है, कपलिंग क्या होती है इसके बारे में बात किया था, कपलिंग कोफिशिएंट भी हम लोगों ने डिफाइन किया था। अगला है डाइलेक्ट्रिक लॉस। क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस, पढ़ लो। लॉस मेनली अकर्स विद इन द ऑयल ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसके अंदर ऑयल भरा जाता है, और ये ऑयल कैसा होता है, ये ऑयल होता है इंसुलेटिंग ऑयल होता है। और इंसुलेटिंग ऑयल होता है और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि फील्ड वेरिएबल रहेगा तो पोलराइज होगा, डीपोलराइज होगा। क्या है, द ऑयल इज एन इंसुलेटिंग मटीरियल। ठीक है, इंसुलेटिंग मटीरियल होता है। द ऑयल इन द ट्रांसफार्मर गेट्स डिटेरोइड्स, अदरवाइज व्हेन ऑयल क्वालिटी डिमिनिश्ड देन द ट्रांसफार्मर इफिशियंसी विल अफेक्टेड। कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उस केस में क्या होता है, अगर ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है अगर वो पोलराइज हुआ तो उस केस में क्या होगा, इसकी इफिशियंसी जो होगी वो कम हो जाती है। इसके लिए जो लॉस होता है वो डाइलेक्ट्रिक लॉस कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल होता है इंसुलेटिंग मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। एक होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ये भी पढ़ लो। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन देखा होगा, कभी कभी कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं हमारे आसपास में, उनके बगल से अगर हम निकलते हैं तो उनसे कुछ नॉइज आ रही होती है, वो नॉइज आती है, उसी को कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। क्या होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स दैट कॉजेस देम टू चेंज देयर फिजिकल डायमेंशंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है उनके इन्फ्लुएंस के अंदर ही अपनी डायमेंशन कम या ज्यादा करते हैं। When the magnetizing field changes periodically, the core dimensions changes periodically। यहां पर जो भी फ्लक्स बनेगा वो periodically चेंज होगा, तो यहां पर डायमेंशन भी periodically चेंज होती हैं। This periodic change causes vibration and therefore noise। इसकी वजह से यहां पर वाइब्रेशन होता है और आवाज हमें सुनाई देती है। देख रहे होंगे ये ट्रांसफार्मर बना, अगर इसके बगल हम खड़े होते हैं तो उस केस में हमें इसकी नॉइज सुनाई देती है। और नॉइज सुनाई क्यों देती है, तो पीरियोडिकली चेंज होता है फ्लक्स या फिर फील्ड, उसकी वजह से डायमेंशन पीरियोडिकली चेंज होती है, इसकी वजह से नॉइज आती। तो ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन हो गया। तो इतने तरह के लॉसेस होते हैं। तो हमारे पास ये दोनों लॉस हो गए, यहाँ फ्लक्स लॉस, ये कॉपर लॉस, यहाँ पर एडी करंट लॉस हो गया। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ पर कोर लॉस या आयरन लॉस हो गई, इफिशियंसी हो गई, यहां पर फार्मूला डेराइव कर लिया। ये पूरा बेसिक है, अगर ये पेज समझ में आया तो पूरा ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा। अगर आप बोर्ड एस्पिरेंट है तो यहां से वर्किंग एंड थियरी लिखेंगे,
ठीक है, यहां पर हम लोगों ने देख लिया टू वाइंडिंग्स, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहां पर देख लिया कंस्ट्रक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, डीसी के लिए काम क्यों नहीं करता इसके बारे में बात किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दोनों लॉस क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या होती है और ट्रांसफार्मर को हम यूज कैसे करते हैं सर्किट के अंदर, उसका यूज क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की कंप्लीट थियरी को कवर कर लिया। इसके पीवाईक्यूज, इसके जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।